एन के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों का वेलकम किया जाता है। और आज पढ़ेंगे कक्षा 11वीं के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अर्धवार्षिक के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। वार्षिक के लिए भी वैसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो आज पेपर होने जा रहा है अर्धवार्षिक का, उसके लिए देखते हैं पहले। तो यहाँ पे पहली यूनिट से आपका क्वेश्चन है पहला, एवोगैड्रो का नियम क्या कहलाता है। तो यहाँ पे एवोगैड्रो जो देखेंगे तो एवोगैड्रो का नियम देख रहे हैं। और एवोगैड्रो का नियम मोल क्या है इस आधार पर भी पूछता है, क्योंकि मोल का और एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है, समान होता है, जो होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। तो ये मान याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है गुणित अनुपात का नियम क्या है। तो ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, गुणित अनुपात का नियम। तो इसमें देख लीजिएगा आप। इसके बाद है मूलानुपाती सूत्र क्या है। मूलानुपाती सूत्र, वहीं गुणित अनुपात के नीचे एक छूट गया आपका स्थिर अनुपात का नियम, ये भी था। तो स्थिर अनुपात के नियम में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे स्थिर अनुपात के नियम में दो तरीके से आता है। स्थिर अनुपात का नियम आपको आ सकता है, एक तो पूछेगा स्थिर अनुपात का नियम क्या है, और दूसरा पूछ सकता है निश्चित अनुपात का नियम किसे कहते हैं, या नियम लिखिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आ सकते हैं पेपर में आज के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मूलानुपाती सूत्र, चौथा क्वेश्चन आपका। यहाँ मूलानुपाती सूत्र में आप लोग ये याद रखिएगा कि सबसे इसका क्या होता है, सरलतम अनुपात क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का दिया है तो C6H12O6 दिया है, यहाँ पे इसका सबसे सरलतम रूप आप 6 से काट देंगे तो कितना आएगा, 1:2:1 आएगा। तो ये इसका सरलतम क्या होगा, अनुपात होगा। तो किसी भी अणु सूत्र का जो होता है सरलतम अनुपात क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जब देखेंगे अपन, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आ रहा है आपका 5वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित के सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक, सार्थक अंकों की संख्या हर बार पेपर में पूछते ही है। तो सार्थक अंक पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो इसको देख लीजिए। अगला 6वां क्वेश्चन है अफवाह का नियम लिखिए। अफवाह का नियम भी आता है। यहाँ पे क्या होता है, अफवाह एक जर्मन भाषा का शब्द होता है, जिसका मतलब क्या होता है, क्रमिक रचना। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो किए जाते हैं उनके ऊर्जा के बढ़ते क्रम के आधार पर रखे जाते हैं, इसे अफवाह का नियम कहते हैं। तो देख लीजिएगा इसको। इसके बाद पाउली का अपवर्जन नियम। तो पाउली का अपवर्जन नियम क्या बोलते हैं, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं हो सकते हैं। यदि 3 मान समान है तो चौथे मान भिन्न आएगा। तो ये अगला 8वां क्वेश्चन है हुंड का नियम, या हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो हुंड ये कहते हैं किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की, मतलब यहाँ पे हुंड ये बोलेंगे कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़े का निर्माण तब तक नहीं होता जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये हर बार पेपर में दिखता ही दिखता है। तो यहाँ पे कक्ष और कक्षक में अंतर जो है, कक्ष और कक्षक में, कक्ष को क्या बोलते हैं, कोष के नाम से भी जानते हैं, कोष, और इस कक्षक को उपकोष के नाम से भी जानते हैं, उपकोष। इसको कक्षा भी कहते हैं, कक्षा भी कहते हैं कक्ष को, कक्षा इसको कक्षा। तो देख लीजिएगा, इसमें अंतर देख लीजिएगा आप, चलिए बता दीजिए, अंतर बताने हैं। चलिए देख लेते हैं। नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्तपथ जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, कक्ष कहलाते हैं। नाभिक के चारों का त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होगी, वो क्या कहलाएगा, कक्षक कहलाएगा। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन अधिक पाया जाता है, पाए जाने की संभावना अधिक होगी, वो क्या कहलाएगा, कक्षक। और ये क्या होते हैं, यहाँ पे सभी कक्ष क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। ये एस बस वृत्ताकार होता है, बाकी सभी डंबलाकार होते हैं। और एस कक्षक, यहाँ पे जो बात होती है कक्ष पे यदि बात करें तो कक्ष क्या होते हैं, अधिशात्मक होते हैं, क्योंकि वृत्ताकार है तो इसलिए अधिशात्मक होगा। यहाँ पे एस कक्षक को छोड़कर सभी क्या होते हैं, अधिशात्मक होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की द्विमीय गति को प्रदर्शित करते हैं, और कक्षक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की त्रिविमीय गति को प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे कोष के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के माध्यम से ज्ञात की जाती है,
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है 2। किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वांटम संख्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर पेपर पे ही आता है। तो यहाँ पे क्वांटम संख्या क्या है, तो यहाँ पे क्वांटम संख्या ये परिभाषा जो देख लीजिए, इससे चारों क्वांटम संख्याओं की परिभाषा बन जाएगी। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर गति करते इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, उपकोष, उपकोषों के अभिविन्यास एवं चक्रण की जानकारी जिन विशेष प्रकार की संख्या से प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या से सही स्थिति, द्विगंशी क्वांटम संख्या से उपकोष की जानकारी प्राप्त होती है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या से उपकोषों के अभिविन्यास की, और चक्रण क्वांटम संख्या से इसके चक्रण की जानकारी मिलती है, स्पिन की जानकारी मिलती है कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ये सर -1/2 + 1 होती है। तो यहाँ पे अब यहाँ तक थे आपके पहली यूनिट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। पहली नहीं, यहाँ पे दूसरी यूनिट हो चुकी है, ये तीसरी यूनिट से क्वेश्चन आने लगे हैं। विकर्ण संबंध, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकर्ण संबंध आता है, कई बार पेपर में आया है। तो विकर्ण संबंध आधुनिक आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले तत्व के साथ विकर्ण के रूप में क्या करते हैं, संबंध दिखाते हैं, समानता दिखाते हैं। तो इस संबंध क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध, मतलब विकर्ण के रूप में। यहाँ पे ये द्वितीय आवर्त के तत्व है, ये तृतीय आवर्त के तत्व, ये विकर्ण के रूप में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समानता दिखा रहे हैं। मतलब जैसे लिथियम का गुण है वैसे मैग्नीशियम का गुण रहेगा, इसी तरीके से बेरिलियम का जैसे है उसी तरीके से एल्यूमिनियम का रहेगा, बोरान का जैसा है वैसा ही सिलिकॉन का गुण रहेगा। तो दूसरे आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के तत्व के साथ विकर्ण के रूप में क्या करते हैं, संबंध दिखाते हैं। इस संबंध को क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। चलिए अगला 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी की तुलना कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन है, अंतर वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आप कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए पूछ ले कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तब वहां पे आंसर आपको ये बन जाएगा, इसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो ये पहली जो परिभाषा होती है, जो पहली जो पॉइंट होती है अंतर में कभी भी, तो वो क्या होती है, परिभाषा ही होती है। तो इस आधार पर आपको वो क्वेश्चन भी बन जाएगा इससे। आधुनिक आवर्त नियम में क्या होता है, उनमें तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, या आवर्ती फनल होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फनल होते हैं ये। और यहाँ पे मेंडलीव में क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फनल होते हैं। और इनमें संख्या कितनी होती है, ऊर्ध्वाधर 9 स्तंभ 9 खाने होते हैं या 9 वर्ग होते हैं। इसमें कितने होते हैं, ऊर्ध्वाधर 18 खाने होते हैं, 18 वर्ग या समूह होते हैं। इसमें भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। ये कुछ कमियां थी इसकी, इसीलिए आधुनिक आवर्त नियम की जरूरत पड़ी। इसमें विभिन्न गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, अलग अलग गुण को अलग अलग। इसमें समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, यहाँ पे इसमें समान गुण वाले तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा आपसे वैसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन रहेगा आपको वहां पे, तो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका 13वां नंबर क्वेश्चन, एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के तत्व में अंतर। देखिएगा, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के गुण। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहे हैं। दो तरीके कौन कौन से आपको देख रहे हैं कि गुण भी बता रहे हैं और गुण। तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। तो यहाँ पे इन तत्वों के बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें क्या होते हैं 3 से 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 से 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे बाह्य कोश में, और इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS12 होता है, और यहाँ पे NS2Np 1 से 6 तक होता है। ये प्रबल धात्विक होते हैं, और ये धातु, अधातु तथा उपधातु तीनों प्रकार के होते हैं। यहाँ पे इनकी संयोजकता निश्चित होती है। इनकी संयोजकता क्या होगी, निश्चित होगी। ये +1 और +2 संयोजकता इनकी जो होती है वो निश्चित होती है। ठीक, समूह 1 की +1 होती है, समूह 2 की +2 होती है। इनके कुछ तत्वों की परिवर्तनशील संयोजकता ग्रसित करते हैं। कुछ तत्व क्या होते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता ग्रसित करते हैं। जहां पे भी डी कक्षक आपका तीसरे कक्षा से प्रारंभ हो जाता है, डी कक्षक, तो वहां से क्या होता है, वहां के तत्व क्या करते हैं, अपनी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने लगते हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्योंकि कुछ क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं, इसलिए इनके ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय होंगे। और इनके ऑक्साइड अम्लीय, उदासीन और क्या होते हैं, उभयधर्मी भी होते हैं। तो मतलब क्योंकि वहां पे धातु सभी पाए जाते हैं, तो इसलिए सभी तरीके के क्या करते हैं, वो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।
चलिए अगला लास्ट पॉइंट देखते हैं, 1-2 पॉइंट और देखते हैं। ये प्रबल अपचायक होते हैं, ये ऑक्सीकारक होते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक ये आयनिक होते हैं। समूह 1 के तत्व क्या होते हैं? ऑक्सीकारक रहेंगे। सॉरी, यहाँ पे क्या रहेंगे? आयनिक यौगिक रहते हैं, आयन बनाते हैं और इनमें आयनिक बंध पाया जाता है। और ये यहाँ पे सहसंयोजी बंध पाया जाता है, इसलिए सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। इनके क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है? अपेक्षाकृत उच्च होते हैं, क्योंकि आयनिक बंध ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक प्राय नहीं होते हैं, क्योंकि सहसंयोजक बंध आयनिक बंध की तुलना में कमजोर होता है। ये तत्व आघातवर्धनी तथा तन्य होते हैं, और ये क्या होते हैं? प्राय भंगुर होते हैं, क्योंकि अधिकतर यहाँ पे धातुएं हैं, तो इसलिए भंगुर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 14वां क्वेश्चन जो है मेंडलीव की आवर्तसारणी के प्रमुख दोष। तो कई बार यहाँ पे मेंडलीव की आवर्तसारणी की क्या पूछता है? दोष पूछता है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिला था, तो इसको क्योंकि समूह 1 में भी और समूह 17 में भी के जैसे गुण हैं, इसलिए इसको समूह हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसको, आप क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन बंधुता कई बार पूछ दी जाती है, क्या होती है? जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कहेंगे। या कि अपन बात करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता होता क्या है? तो यहाँ पे किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे, और आवर्त में यदि चलेंगे तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है? बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बात क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, मतलब वर्ग में क्या होगा? घटेगा, और आवर्त में क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए आयनन ऊर्जा देखते हैं। तो आयनन ऊर्जा मतलब किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम ऊर्जा लगती है उसको क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे परमाणु आकार यदि बड़ा है, तो परमाणु आकार की बात करें तो परमाणु आकार यदि बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा। नाभिकीय आवेश यदि कम है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिक होगा। परिरक्षण प्रभाव और यहाँ पे जो आपका वायतन कोश का विन्यास, ये सभी बातें क्या करती हैं? आयनन ऊर्जा के लिए मायने रखती हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल नहीं कि आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि सिग्मा और पाई बंध में अंतर। सिग्मा पाई बंध बिल्कुल आता है पेपर में। तो यहाँ पे ये SS और SP और PP कक्षों के अक्षीय अतिव्यापन से होता है। मुख्य बात यहाँ पे याद रखिएगा, अक्षीय अतिव्यापन से ये होता है। और ये क्या होता है? PP कक्षक, PP में भी आप यदि बात करें तो PX और PY के बीच में जो अतिव्यापन होगा, इन दोनों के बीच में जो अतिव्यापन होता है तो वो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है, और इसी से क्या बनता है? पाई। अतिव्यापन मतलब होता है ओवरलैपिंग। इंग्लिश में यदि बात करें, दो कक्षक आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं, तो इनके मिलने की क्रिया क्या कहलाती है? अतिव्यापन कहलाती है। तो यहाँ पे अक्ष वाई अक्षीय होती है, और यहाँ पे क्या होती है? पार्श्ववर्ती। इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अंतरनाभिकीय अक्ष पर अधिकतम होता है, और यहाँ पे अंतरनाभिकीय अक्ष पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहे हैं? यहाँ पे ऐसे आपको मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे यदि अपन P कक्षक की बात करते हैं तो ये ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे आपस में यहाँ पे क्या हो रहे हैं? ये मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे अक्ष पर अधिकतम होता है। और यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व अंतरनाभिकीय अक्ष के लंबवत होता है। लंबवत मतलब ये P का और ये, तो यहाँ पे ये यहाँ पे मिल रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे ये लंबवत होते हैं, और ये क्या होते हैं? अक्षीय होते हैं। तो ये अधिकतम अतिव्यापन होने के कारण यह पाई बंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है। सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में प्रबल होता है, और सिग्मा बंध से क्या होता है? पाई बंध क्या होगा? दुर्बल होगा। यह स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। पहले सिग्मा बंध बनता है, कभी भी यौगिक में क्या होता है? पहले सिग्मा बंध बनता है, इसके बाद पाई बनता है। तो यह हमेशा पाई बंध के साथ ही बनता है, मतलब सिग्मा बंध के साथ ही क्या बनेगा? पाई बंध बनेगा। ये आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि केवल पाई बंध हो सिग्मा बंध ना हो, पहले सिग्मा बंध बनता है फिर ही पाई बंध बनता है उसके बाद। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे। तो अगला आपका 18वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पे क्या होता है? किसी यौगिक के अणु में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हाइड्रोजन परमाणु और उसी यौगिक या अन्य अणु के प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे NO और H। ये याद रखिएगा, यदि इन तीन तत्वों के साथ में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बंध बनने के चांस बन जाते हैं।
इन 3 तत्वों के अलावा कहीं पे भी हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। यदि ये 3 तत्व नहीं है तो हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा, और उनके साथ में हाइड्रोजन को होना आवश्यक होता है। के बीच उपस्थित स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को हाइड्रोजन आबंध कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, बिंदुकित रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार का होता है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध और एक होता है आपका अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। तो अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध मतलब जब उसी अणु में हाइड्रोजन बंध बनता है, एक अणु है और उसी अणु के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच या दूसरे आयन के बीच में क्या बने, यहाँ पे बंध बने, तो क्या कहलाता है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप लोग, ये हाइड्रोजन बंध बन रहा है, तो यहाँ पे इसी अणु का क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, इनके बीच में बंध बन रहा है, तो ये अंतः कहलाएगा। चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं। यहाँ पे जो अपन क्या करते हैं, आंतरिक, यहाँ पे अंतर आणविक या आंतरिक हाइड्रोजन आबंध को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग परमाणु क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, अणु क्या रहेगा, यहाँ पे अलग अलग रहेगा। ये एक अणु, पानी का एक अणु ये है, दूसरा अणु ये है। तो यहाँ पे जल के एक अणु में और दूसरे अणु के बीच में आपस में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन इस अणु का है और हाइड्रोजन इस अणु का, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इसमें आंशिक रूप से ऋणावेश और इसमें आंशिक रूप से धनावेश होता है। इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, एक्स्ट्रा बंध बन जाते हैं, जिस बंध को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो ये बन जाएगा आपसे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे परमाणु कक्षों के संकर्ण के से आप क्या समझते हैं, sp देखना है आपको। देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से संकर्ण दिए हैं आपको, तो इनको बिल्कुल पढ़ के ही जाना है आपको। यहाँ पे जो आपका रहेगा, तो यहाँ पे संकर्ण कौन से देखना है, sp देखना है, sp2 देखना है, sp3। तो sp संकर्ण में देखिएगा यहाँ पे BeCl2 का उदाहरण दिया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आकृति कैसे बनती है, रेखी बनती है, याद रखिएगा आप लोग। ये जो आकृति दी है तो रेखी, या कि आप ऐसा भी, यदि इस तरीके से आपसे ना बने तो सरलतम रूप से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी को क्या करिएगा, सेंटर में करिएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, आकृति कैसी है, रेखी लाइनर है, तो याद रखिएगा। तो ये बन जाएगा वैसे आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में आपका क्या दिया है, sp2 दिया है। sp2 की आकृति कैसी होती है, यहाँ पे यदि आप sp2 की में यहाँ पे उदाहरण जो रहेगा आपका, तो ये दिया है BCl3 दिया है, और इसकी आकृति जो होती है तो त्रिकोणी रहती है, त्रिकोणी समतली रहती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या रहेगा, B सेंटर पे रहेगा और Cl एक यहाँ पे और यहाँ पे एक Cl और एक Cl क्या है यहाँ पे। तो ये क्या रहेगा, ये आकृति कैसी देख लीजिए आप, त्रिकोणी दिख रही है, इस तरीके से आपकी ये आकृति यहाँ पे त्रिकोणी दिखेगी, तो त्रिकोणी समतली आकृति होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला में जो यहाँ पे दिया है आपका, तो sp3 संकर्ण दिया है, sp3 संकर्ण। तो यहाँ पे sp3 संकर्ण में याद रखिएगा कि मीथेन का उदाहरण यहाँ पे रहता है, और इसमें क्या होता है, आकृति कैसे बनती है, चतुष्फलकी बनती है, और ये चतुष्फलकी आकृति बनी हुई है। और यहाँ पे बंध कोण का मान क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है यहाँ पे इसके बंध कोण का मान। तो याद रखिएगा बंध कोण का मान भी सभी संकरणों के क्या करिएगा आप लोग, याद रखिएगा कि क्या होता है। इसके बाद आता है आणविक कक्षक सिद्धांत, ये भी आता है पेपर में, जब 4 नंबर के क्वेश्चन पे आता है तो ये आ जाता है। तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन का आणविक कक्षक सिद्धांत बना हुआ है। तो आणविक कक्षक किस तरीके से बनता है, पहले परमाणु कक्षक बनाते हैं दोनों तरफ, और इसके बाद क्या करते हैं आणविक कक्षक, और इलेक्ट्रॉन इसके आधार पर क्या होते हैं, भरते चले जाते हैं। और ऊर्जा क्रम क्या करते हैं, ये एरो जो बना है ये ऊर्जा के लिए है, तो ये एरो लगाना मत भूलिएगा ऊर्जा के क्रम के लिए। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे H2O अणु के बाद के लिए कई बार संकरण पूछ लेता है, तो क्योंकि यहाँ पे भी sp3 संकरण पाया जाता है, जो जल के अणु में होता है तो sp3 संकरण पाया जाता है। ये देख लीजिएगा आप sp3 संकरण को समझाइए। तो यहाँ पे बंध कोण का मान कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट होना था, लेकिन ये 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होकर के बल्कि क्या होता है 104.5 डिग्री हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इन 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या होने लगेगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, बंध कोण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
तो इस आधार पर क्या होता है, इनका बंद कोण का मान 104.5 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए, तो पढ़ लीजिएगा यहाँ पे एंट्रोपी, ये आपके ऊष्मागत की पार्ट से क्वेश्चन है। एंट्रोपी, तो एंट्रोपी क्या कहलाती है, ये एंट्रोपी वैसे अव्यवस्था की माप होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी में क्या होती है, लगातार वृद्धि हो रही है, तो उसके आधार पर बना है। तो एंट्रोपी क्या होती है, अव्यवस्था की माप होती है। तो देख लीजिएगा, जल वाष्प तथा जल वाष्प में निकल किसकी एंट्रोपी अधिकतम होगी, तो देख लीजिएगा आप, ये आंसर दिया हुआ है। टाइम हो गया। तो यहाँ पे ऊष्माधारिता क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप। इसके बाद आपका यहाँ पे दहन ऊष्मा को समझाइए, इसके उपयोग लिखिए। तो ये भी आपका ऊष्मागतिकी का क्वेश्चन ही है, ये चल रहे हैं। हेन्स का नियम, ये कई बार पेपर में आया है, देख के ही जाइएगा बिल्कुल आज आप इसको। इसके बाद आपके आते हैं कुछ IUPAC नाम, ये दिए हैं जो, इनको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव में अंतर, तो आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि प्रेरणिक प्रभाव क्या है या मेसोमेरिक प्रभाव क्या है, तो ये देख लीजिएगा आप इसको। इसके बाद इनके IUPAC नाम लिखिए, तो इनके IUPAC नाम देख लीजिए कि क्या क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साफ साफ PDF में, यहाँ पे वीडियो में दिख जाएंगे आपको साफ साफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं इनके आंसर। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कि सिग्मा और पाईबंद, कितने कितने सिग्मा और कितने पाईबंद है, तो इस आधार पर आप देख लीजिएगा यहाँ पे कितने सिग्मा और कितने पाईबंद हैं, जो आपको यौगिक दिया रहेगा उसके निकालने रहेंगे या देखने रहेंगे। यहाँ पे इसके बाद क्रिस्टलन, आसमान और क्रोमेटोग्राफी, ये सब क्वेश्चन दिए हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। ये देखिए रोक देते हैं यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका अनुनाद आता है, अनुनाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। तो जब एक ही यौगिक की क्या होती है, एक से अधिक संरचनाएं बनती हैं या एक से अधिक संरचनाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, अनुनाद कहते हैं। जैसे बेंजीन की 5 संरचनाएं बनती हैं, तो इस आधार पर क्या होता है, बेंजीन में अनुनाद पाया जाता है। यहाँ पे श्रृंखला समवेता, जब श्रृंखला समवेता या स्थान समवेता यदि बात करें, जब किसी यौगिक के क्या होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, समव्यवी कहते हैं। और उनके द्वारा दर्शाए जाने वाले स्मूल को क्या बोलते हैं, समवेता कहते हैं। तो देख लीजिएगा आप, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। BHP, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेमेक्स से या 666 के नाम से जानते हैं इसको। तो बेंजीन से क्या बनता है, यहाँ पे BHC बनता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड 666 बनता है। तो और ये कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे। इसके बाद आपका आता है मार्कोनी का नियम, मार्कोनी का नियम, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कई बार। और एक होता है परऑक्साइड प्रभाव, या इसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनी का नियम बोलते हैं। एंटी मार्कोनी के नाम से भी जानते हैं, प्रति मार्कोनी के नियम, मार्कोनी का जस्ट अपोजिट होता है। तो ये दोनों नियम आ जाते हैं कई बार। और इसी नियम को एक नाम से और जाते हैं, खरास प्रभाव के नाम से भी इसी नियम को जानते हैं, तो देख लीजिएगा वहां पे। इसके बाद फ्रीडल प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, 11th में भी है और 12th में भी है। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 40वां नंबर क्वेश्चन, साब्ते सेंड्रेंस प्रक्रिया, ये हो गई। तो इसके बाद गुड्स प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, देख लीजिएगा गुड्स प्रक्रिया को। यहाँ पे ड्यूमा अभिक्रिया, स्वार्ट्ज प्रक्रिया देख लीजिएगा, और यहाँ पे कोल्बे अभिक्रिया। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन थे, यहाँ तक के क्वेश्चन इतने 41 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा पेपर में क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं। थैंक यू।